नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक फोन आया दक्षिण भारत से। फोन दिल्ली में किसी ने रिसीव किया और हिट हुआ एक ऐसा शख्स जिसे भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिकार चाणक्य कहा जाता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी। चलो देखते हैं किसने किसको हिट किया और क्यों हिट किया। दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और होने वाले हैं, ये कोई बात छुपी नहीं थी। चुनाव की घोषणा के पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार उतारे और यह तय कर लिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। यानी इंडिया गठबंधन दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी, सब अलग अलग लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की लिस्ट आती ही कांग्रेस ने भी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी की और अब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होना ये करीब करीब तय है, मतलब अब फाइनल हो गया है। इसी बीच भाजपा आम आदमी पे एक्टिव हुई, यानी आक्रामक हुई। आम आदमी पार्टी भाजपा को जवाब दे रही थी। कांग्रेस बीच बीच में दूर से फिर आम आदमी पार्टी पे प्रहार कर रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो उन्हें सत्ता में आने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही बोलना पड़ेगा। जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे तो पहले लगा कि नहीं, कांग्रेस बहुत सीरियस हो रही है और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ संदीप दीक्षित को उतारा। संदीप दीक्षित ये जमुना पार इलाके से सांसद भी रह चुके हैं कांग्रेस के और शीला दीक्षित के बेटे हैं, जिस शीला दीक्षित ने 10 साल तक दिल्ली पर राज किया। कांग्रेस के मायने ही शीला दीक्षित थे। आज भी दिल्ली की जनता शीला दीक्षित को याद करती है, क्योंकि उनके टेन्योर में जो काम हुआ वो बेहतरीन हुआ। 1993 में जब दिल्ली को स्टेटहुड मिला तो पहला चुनाव हुआ और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने और फिर सुषमा स्वराज को उतारा गया, क्योंकि कांग्रेस की बागडोर शीला दीक्षित के हाथ में दी। तो भाजपा को लगा कि शीला दीक्षित के सामने सुषमा जी को उतारने पे बहुत फर्क होगा। केंद्र में सरकार अटल जी की थी, लेकिन जब नतीजे आ गए तो भाजपा सुपड़ा साफ हो गई, कांग्रेस सत्ता में आई। ये इतिहास है। लेकिन कांग्रेस फिर चुनाव लड़ी, अगला चुनाव, उसमें भी कांग्रेस जीती, बीजेपी हाशिए पे। और लग रहा था कि अब ये जो सुनामी चल रही है शीला जी की, इसको रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि साहिब सिंह वर्मा की मृत्यु हो गई थी, खुराना जी रिटायर कर दिए गए थे और भाजपा में कोई नया नेतृत्व पनप नहीं रहा था। एक वैक्यूम सा क्लियर हो गया था। दिल्ली की राजनीति में जेटली जी का दखल बढ़ा बीजेपी में, और फिर जेटली जी स्वयं राज्यसभा थे, चेंबर पॉलिटिक्स करते थे, तो उन्होंने ऐसे ही बिना जनाधार वाले नेताओं को आगे बढ़ाया और दिल्ली में बीजेपी हाशिए पे आ गई। बीजेपी शक्तिहीन हुई, कांग्रेस लगातार बढ़ रही है। वो वैक्यूम की जगह अरविंद केजरीवाल ने ली और पहले ही चुनाव में केजरीवाल ने, भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, लेकिन केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर सरकार बनी। फिर चुनाव हुए, कांग्रेस ने समर्थन दिया, उसके बाद सरकार, फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, फिर चुनाव हुए और फिर आम आदमी पार्टी निरंतर सत्ता में बनी हुई है। यह अक्सर देखा गया कि जहां ट्रायंगुलर फाइट होती है, जहां तिकोना होता है, कि 1993 के बाद जब 1998 में चुनाव हुए तब कांग्रेस सत्ता में आई 52 सीटों के साथ, बीजेपी को 15 सीटें मिली और बीजेपी का मत प्रतिशत 34 हो गया, जो 1993 में 49% था और उनके पास 49 सीट्स थी और कांग्रेस 34% थी। उसके बाद बीजेपी लगातार 30, 34, 35, 36 के बीच में ऑस्किलेट होती रही।
बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि आम आदमी पार्टी को निपटाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक थर्ड फोर्स चाहिए, क्योंकि 1993 में जब बीजेपी ने सत्ता में आई, तब जनता दल ने 13% वोट लेके 4 सीटें ली थी। उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस का वोट खाया था। इंडिपेंडेंट बहुत लड़े थे जो कांग्रेस के थे, उन्होंने करीब-करीब 6% खाया था। ये जो 19% का गैप है, उसने भाजपा को कांग्रेस से आगे कर दिया। नहीं तो कांग्रेस, यदि ये सारे परसेंटेज इकट्ठा किया जाए, तो कांग्रेस 50% क्रॉस करती और सत्ता में आती। तो वोट स्प्लिट का मायना बीजेपी को सत्ता में आना है, और कांग्रेस अच्छी चुनाव लड़े, ये बीजेपी की मनीषा है, क्योंकि इस बार बीजेपी दिल्ली की सत्ता हथियाना चाहती है। केजरीवाल को रोकने का उनके पास कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं। सिर्फ यदि कांग्रेस अच्छा करेगी, तो कांग्रेस केजरीवाल का वोट थोड़ा यदि शेयर हटा लेती है, तो फिर बीजेपी ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है और सत्ता में आती है। तो प्रयास यही चल रहा है। लेकिन मैं उस कहानी पे भी आऊंगा कि हिट क्यों हुआ दक्षिण से। तो जब संदीप दीक्षित को उतारा उनके सामने, केजरीवाल के सामने, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री है आतिशी, उनके सामने बीजेपी ने तो विधुड़ी को दिया, जो अपने बड़बोलेपन और गाली गलौज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं। लेकिन अलका लांबा का वहां डिपॉजिट बचना भी मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि अलका लांबा एक ही बार विधायक का चुनाव जीती, वो भी जब वो आम आदमी पार्टी में थी। उसके बाद उसने कांग्रेस वापस चली आई, वो कांग्रेस की नेता थी, आम आदमी पार्टी में गई, वहां चुनाव जीती, लेकिन वहां कुछ ज्यादा मिला नहीं, तो उसके बाद फिर वापस कांग्रेस में आई और तब से लगातार चुनाव हार रही है। लेकिन फिर ये कांग्रेस है, कांग्रेस में हमेशा कहा मैंने, संगठन में उसी को तवज्जो दिया जाता है कि जो चुनाव हारते हैं। लगातार चुनाव हारने वालों को अच्छी पोजीशन पे रखे जाते हैं, ताकि वो जीतने का मंत्र दूसरे को दे। अलका जी फिर एक बार चुनाव लड़ रही है, उनका वहां हारना तय है। ये विदुड़ी और आतिशी के बीच की लड़ाई होगी। लेकिन फिर कांग्रेस प्रयास के नाम पे कई चीजें कर रही है। उसमें कांग्रेस ने अजय माकन, जो कांग्रेस के नेता कहलाते हैं दिल्ली के, वैसा देखा जाए तो शीला जी के जाने के बाद तो बागडोर उन्हीं के हाथ में थी, अजय माकन के पास। लेकिन आम आदमी पार्टी की सुनामी देख के वो इतने डर गए कि एक चुनाव में तो वो लंदन ही भाग गए चुनाव लड़ने के चक्कर में। अजय माकन भी रास्ते की लड़ाई लड़ने वाले नेता नहीं है, वो चेंबर पॉलिटिशियन है। वो एक 5 स्टार होटल में कॉफी पीते हुए रणनीति तैयार करने वालों में से एक है। जब अजय माकन ने तय कर लिया कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और इसका ऐलान हुआ, अब लगा कि कांग्रेस पूर्ण रूप से बुरी तरह से एक बड़ा फ्रंट खोलेगी केजरीवाल के खिलाफ और बताएगी कि वो सीरियसली चुनाव लड़ रही है, ये नूरा कुश्ती नहीं है। बीजेपी वाले बहुत खुश थे कि उनकी मन की बात हो रही थी। वैसे भी कांग्रेस में बीजेपी के बहुत सारे स्लीपर सेल है, वो लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। अब एक कांग्रेस सिंसियरली लड़ना चाहती थी कि बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस को एक्टिव करने वाले हैं, इसका तो ये तो डिबेटेबल सवाल है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के नेता भी सांस रोक के खड़े थे कि अब कांग्रेस क्या हमला करेगी, एक जो हमले हो रहे हैं बीजेपी के, उसी का रिप्लाई करते करते पूरी पार्टी लगी हुई है। ऐसे में दूसरा फ्रंट कांग्रेस की तरफ से उतने ही ताकत से खुलेगा तो कैसे करेंगे। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन के संबंध काम आए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन ने बताया जा रहा है कि राहुल जी से बात की और ये राहुल जी को समझाने का प्रयास किया कि दिल्ली में आप बहुत पीछे हैं, यह लड़ाई अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जगह देनी पड़ेगी, वो इंडिया गठबंधन के साथी है। और फिर राहुल जी के कहने पे फिर ये ऐसा बताया जाता है कि अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुई। जैसे ही अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई, यहां आम आदमी पार्टी के ऑफिस में सबके चेहरे पे चेहरे खिल उठे और मायूसी छा गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में, क्योंकि एक अच्छा चांस उन्होंने खो दिया। भारतीय जनता पार्टी
का आक्रामक होना इतना एडवांटेजेस नहीं है पार्टी के लिए, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री बोल गए कि ये आपादा है, आम आदमी पार्टी नहीं है, ये आपादा है। फिर वो कहते हैं कि हवा प्रदूषण, पानी की कमी, पानी प्रदूषण, दिल्ली की तमाम चीजें उन्होंने गिनवाई। ऐसा करके प्रधानमंत्री जी ने अपने ही पैर पे पत्थर मारा, क्योंकि दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, लेकिन सत्ता सारी उपराज्यपाल के हाथ में है। केंद्र सरकार ने, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ये चुनी हुई सरकार है, इसको एक अधिकार होने चाहिए कि कम से कम अपने अधिकारियों के ट्रांसफर करे, केंद्र सरकार ने एक नया कानून बनाकर दिल्ली की सारी सत्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी के हाथ में दी, उपराज्यपाल के हाथ में, और ये नाम के लिए मुख्यमंत्री और सरकार रह गई है। जो थोड़े बहुत शिक्षा, स्वास्थ्य जो सब्जेक्ट है छोड़े, उसमें ये काम करते, उसमें भी लगातार अड़ंगा लगता हुआ दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस तो सीधा केंद्रीय मंत्री गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो दिल्ली में जो तकलीफें हैं उसके लिए केजरीवाल कम और केंद्र ज्यादा जिम्मेदार है। तो जब जब बीजेपी वाले दिल्ली के तकलीफें बताते हैं तो फिर केजरीवाल उनको आईना दिखाते हैं। केजरीवाल के घर को लेके 70 करोड़ 80 करोड़ की बात हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री का जो महल खड़ा हो रहा है 250 करोड़ का, यह आरोप आम आदमी वाली पार्टी लगाते हैं कि सेंट्रल विस्टा के साथ प्रधानमंत्री का जो आलीशान महल बन रहा है, जिस देश के ऊपर 205 लाख करोड़ कर्जा हो, वो देश प्रधानमंत्री के कार्यालय पे और घर पे 250 करोड़ रुपए कैसा खर्चा कर सकता है? ये सामान्य इंसान 250 करोड़ सुनता है तो उसको गश्त खा के गिर जाता है वो, क्योंकि उसको रात को रोटी की चिंता है। जो देश 81 करोड़ लोग सरकार के अनाज पे जिंदा है, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि मैं अनाज नहीं दूं तो वो भूखे सोएंगे। जो देश सरकार के 5 किलो अनाज के ऊपर मतलब भूख से बचता हो, रात को नींद ले पा रहा हो, 70% जनता गरीबी रेखा के नीचे है, यदि 5 किलो अनाज 81 करोड़ लोगों को जाता है तो उस देश में ऐसे आलीशान खर्चे कैसे? क्यों लाखों रुपए के गिफ्ट दिए जाते हैं विदेश जाते हैं तो प्रधानमंत्री? इसके पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, किसने लाखों के गिफ्ट दिए? मनमोहन सिंह जाते तो किताब देते थे। डायमंड और नेकलेसेस जब जाने लगे तो ये किसके, तुम्हारा और मेरा खून का पसीना है। तो कुल मिला के एडवांटेजेस पोजीशन तो अभी आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के संबंध कांग्रेस को ये नूरा कुश्ती करने में मजबूर कर रही है या कांग्रेस कर रही है। वैसे ही कांग्रेस का प्रतिशत बहुत कम है, साथ में लड़ते तो बात अलग थी, लेकिन नहीं बन पाई। नहीं बन पाने में भी, जरूरत से ज्यादा सीटें मांगने में भी बीजेपी के ही स्लीपर सेल का हाथ हो सकता है। कुल मिलाकर एक स्टैलिन के फोन ने खिलता हुआ कमल मुरझा दिया थोड़ा। चुनाव को टाइम है, नतीजे आएंगे। यदि जनमानस के अनुरूप नतीजे आ गए तो आम आदमी पार्टी का वापस आना तय है, और फिर राजीव कुमार की मशीनें यदि बोल गई तो फिर कौन रोकेगा? मशीनों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जवाबदेही नहीं है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।